ऑफिस की कैंटीन में बैठी प्रियंका चाय पीते हुए कुछ सोच ही रही थी कि उसकी ऑफिस की दोस्त नेहा आ गई। तो फिर कितने दिनों के लिए जा रही हो? प्लेट से समोसा उठाते हुए नेहा ने पूछा। यही कोई 8-10 दिनों के लिए। प्रियंका ने मुंह बनाते हुए धीमे स्वर में कहा। नेहा के कुछ महीने पहले ही रुपेश से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ ही एक ही कंपनी में काम करते थे। एक साथ काम करते करते कब दोनों में प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और फिर दोनों ने चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर शादी कर ली। और अब दोनों शादी के बाद भी एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस दोनों का डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह पर काम करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे से मिलने जुलने तक की फुर्सत नहीं होती थी। आईटी क्षेत्र की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा, एक बात बताओ प्रियंका, कि तुम उस जगह कैसे रह लेती हो? तुमने ही तो बताया था कि किसी देहात में तुम्हारा ससुराल है। जाना तो पड़ेगा ही ना नेहा। रुपेश की इकलौती बहन यानी मेरी ननद की शादी है। अब कुछ दिन झेल ही लूंगी। कहकर प्रियंका ने अपने कंधे उचकाए। और तुम्हारी जेठानी, क्या बुलाती हो उसे तुम? हाँ, याद आया। भारती नारी, अबला बेचारी। और दोनों दोस्त जोर से हंस पड़ी। यार, मत पूछ, क्या बताऊं। उन्हें जब भी देखती हूँ ना, तो मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गंवार है, गंवार। हाथ भर भर की चूड़ियां, मांग सिंदूर से पुती हुई, और सिर पर हर वक्त पल्लू टिकाए घूमती रहती हैं। तुम ही बताओ, कौन रहता है आज के जमाने में इस तरह? सच कहूं तो ऐसी ही पिछड़ी औरतों की वजह से मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी भी हैं या नहीं। खैर मुझे क्या, काट लूंगी कुछ दिन किसी तरह। चल अब टाइम हो गया है, बॉस इधर ही आ रहे हैं। और फिर दोनों जल्दी से जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गई। प्रियंका शहर में पली बड़ी आधुनिक लड़की थी। रुपेश से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपनी ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहां की कोई भी चीज पसंद नहीं आई थी। उससे पहले वह कभी भी किसी भी गांव में नहीं रही थी। 2-3 दिन में ही उसका जी ऊब गया। देहाती परिवार में 4-5 दिन रहने के लिए रुपेश ने उसे बड़ी मुश्किल से मनाया था। शहर में जीन्स टॉप पहनकर आजादी से घूमने वाली प्रियंका को साड़ी पहनकर घूंघट निकाल कर बैठना कैसे भाता। प्रियंका के ससुराल वाले पारंपरिक विचारों वाले लोग थे। उसे ससुर और जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने के लिए कहा गया। प्रियंका की सास पुरातन पंथी यानी पुराने विचारों को मानने वाली थी। मगर उसकी जेठानी बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननंद नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। प्रियंका गांव की औरतों की सरलता देखकर हैरान थी। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर ना जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग से थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नजरों में अनपढ़ गवार थी। 5 दिन किसी तरह ससुराल में बिताकर अब प्रियंका और रुपेश शहर आ चुके थे। शहर में अपनी नई अलग गृहस्थी बसाकर प्रियंका बहुत खुश थी। यहाँ पर सास और ननद का कोई झंझट नहीं था। जो भी प्रियंका के मन में आता वह करती थी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। रुपेश और प्रियंका के दोस्त वक्त बेवक्त उनके घर धमक जाते और घर पर आए दिन पार्टी होती रहती। दोनों के दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही रुपेश की छोटी बहन की शादी तय हुई थी। शादी का मौका था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी हुई थी। एक तो गर्मी का मौसम और उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते करते प्रियंका का हाथ दुखने लगा था। एयर कंडीशन के वातावरण में रहने वाली प्रियंका को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे चिढ़ हो रही थी।
रुपेश को अकेले देखते ही प्रियंका का गुस्सा फूट पड़ा। कहा, कहाँ ले आए हो तुम मुझे रुपेश? मुझसे अब नहीं रहा जाता ऐसी जगह पर। ऊपर से सिर पर हर वक्त पल्लू रखना पड़ता है। इससे तो अच्छा यह होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो प्रियंका, यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज। शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे। रुपेश ने उसे मनाने की कोशिश की। प्रियंका ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर ही थी। प्रियंका को तो रसोई के कामों का कोई आइडिया नहीं था और घर के काम करना उसे हमेशा से अच्छा नहीं लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी मां का रसोई में हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। प्रियंका की जेठानी उम्र में उससे कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए उसकी जेठानी पर ही निर्भर थे। हर वक्त सबकी जुबान पर बड़े दुल्हन ही होता था। प्रियंका भी उस घर की बहू थी, मगर उसका वजूद उसकी जेठानी के सामने कुछ भी नहीं था और यह बात प्रियंका को भी जल्द ही समझ में आ गई थी। घर के लोगों में अपनी जेठानी के प्रति प्यार दुलार देखकर प्रियंका के मन में जलन की भावना उत्पन्न होने लगी कि आखिर वह भी तो उस घर की बहू है, तो फिर सब उसकी जेठानी को इतना क्यों मानते हैं। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाक दीजिए। बाथरूम से नहाकर निकले रुपेश ने अपनी भाभी को आवाज लगाई। प्रियंका रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत ही रुपेश के पास आई और कहा, यह क्या? इतनी छोटी बात के लिए तुम भाभी को क्यों बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। ऐसा कहकर प्रियंका ने रुपेश को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें यह सब नहीं आता होगा। प्रियंका को गुस्से में देखकर रुपेश ने धीरे से कहा, तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो, जिसे शर्ट के बटन तक टाकना नहीं आता? कहकर प्रियंका ने रुपेश के हाथ से शर्ट लेकर बटन टाक दिया। धीरे धीरे प्रियंका को समझ आने लगा कि कैसे उसकी जेठानी सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या है, इसलिए उसकी जेठानी ही उनकी दवा और खान पान का पूरा ध्यान रखती थी। प्रियंका की सासू माँ भी उसकी जेठानी से हमेशा खुश रहती थी। उस पर पति और छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल था कि बड़ों के सामने उसकी जेठानी का पल्लू सर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती प्रियंका की जेठानी सबकी जरूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती थी। घर में आए रिश्तेदार भी उसकी जेठानी को ही मान सम्मान देते थे। प्रियंका तो जैसे एक मेहमान की तरह उस घर में थी। अपनी जेठानी का हर वक्त मुस्कुराते रहना प्रियंका को दिखावा लगता। वह मन ही मन अपनी जेठानी से कुढ़ने लगी थी। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अब प्रियंका हर काम में घुस जाती थी, चाहे वह काम करना उसे आता हो या नहीं आता हो, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता था। ठीक ही है, मुझे क्या। यह चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी तो नहीं देखी होंगी इन लोगों ने। दो पैसे कमाकर दिखाएं, तब पता चले। प्रियंका मन ही मन खुद को तसल्ली देती रहती। उसे अपने पढ़े लिखे और नौकरी करने पर बहुत ही गुमान था। एक दिन हुआ यह कि प्रियंका के हाथ से अचार का मर्तबान गिरकर टूट गया। रसोई की तरफ आती उसकी जेठानी फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। प्रियंका की जेठानी को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उसकी दीमारदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई। उसके बैठ जाने से सारे काम सही समय पर और सही ढंग से नहीं होने लगे। बड़ी बुआ ने प्रियंका को रसोई के काम में लगा दिया।
प्रियंका को तो रसोई का ज्यादा कुछ पता नहीं था। खाने में कोई ना कोई कमी रह जाती तो सब नुक्स निकाल कर खाते। प्रियंका की जेठानी प्रियंका की स्थिति समझती थी। वह पूरी कोशिश करती कि प्रियंका को हर काम बता दे और उसकी मदद कर दे। लेकिन अभ्यास नहीं होने की वजह से जिन कामों में प्रियंका की जेठानी माहिर थी, प्रियंका को वही काम करने में घंटों लग जाते थे। मजली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की तो प्रियंका को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। प्रियंका के पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछी घुमाती। तेज आंच में पकती फिरनी पूरी तरह जल गई। अरे, कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मजली बुआ ने प्रियंका को आड़े हाथों ले लिया। गुस्से के कारण प्रियंका का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था। बुआ जी, प्रियंका ने यह सब पहले कभी नहीं किया है। वैसे भी यह नौकरी करती है। समय ही कहाँ मिलता है इसे यह सब सीखने का। आपके लिए फिरनी मैं कभी बना दूंगी। प्रियंका की जेठानी ने प्रियंका का रुआसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। प्रियंका की ननद की शादी धूमधाम से हो गई। सारे रिश्तेदार भी एक एक करके चले गए। अब सिर्फ घर के लोग ही रह गए थे। प्रियंका की जेठानी के मधुर व्यवहार के कारण प्रियंका उससे घुल मिल गई थी और उसकी जेठानी भी हर काम में मदद करती थी। अगले दिन ही प्रियंका को लौटना था। रुपेश ने ट्रेन की टिकट बुक करा ली। दोपहर में प्रियंका घर का पुराना एल्बम देख रही थी। एक फोटो में प्रियंका की जेठानी सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने हुए थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर प्रियंका ने रुपेश से पूछा, यह भाभी ही है ना? हाँ, यह फोटो उनके कॉलेज का है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो उनके घर वालों ने भेजा था। कितनी पढ़ी लिखी है भाभी? हैरानी के साथ प्रियंका ने रुपेश से पूछा। भाभी डबल एमए हैं। वे तो नौकरी भी करती थी। उन्होंने पीएचडी भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद मां बहुत बीमार पड़ गई थी। भाभी ने मां की सेवा में कोई कसर नहीं रखी, अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज मां ठीक है तो सिर्फ भाभी की वजह से ही ठीक है। तुम जानती नहीं प्रियंका, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। प्रियंका आज तक जिस भाभी को अनपढ़ गवार समझती रही, वह इतनी काबिल होगी इसका तो उसे सपने में भी अनुमान नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभालते हुए भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। प्रियंका को अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? चीकू के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए भाभी प्रियंका के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं। प्रियंका और रुपेश हड़बड़ाते हुए बोले। चीकू को अपनी क्लास में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। हर विषय में वह अव्वल रहा था। उसे प्राइज देने के बाद प्रिंसिपल ने जब चीकू के मम्मी पापा को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े भाभी ने इंग्लिश में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद रुपेश से प्रियंका ने कहा, सुनो, कुछ दिन तक और रुक जाते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। रुपेश ने हैरान होकर कहा। नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे भाभी से बहुत कुछ सीखना है। प्रियंका ने रुपेश के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, ओहो, तो यह बात है। वैसे यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यदि तुम कुछ बनाना सीख जाओगी तो कम से कम मुझे तुम्हारे हाथ का जला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। रुपेश ने प्रियंका को छेड़ा।
तब प्रियंका ने पहले तो रुपेश को आंखें दिखाई, फिर हंस पड़ी